तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 7 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। कल या परसों वाले सेशन में भी ताप्ती नदी से क्वेश्चन आया था। जो फैक्ट हम लोग देख चुके थे उसको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि तापी नदी जो है यहाँ पर इनमें से किस राज्य में नहीं बहती है। तो आप तो पहले याद रखिएगा कि 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ ताप्ती नदी बहती है। ठीक ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात। तो जो आपका राजस्थान वाला रीजन है यहाँ पर ताप्ती नदी नहीं बहती है। ठीक ना, ये जो आपका राजस्थान वाला रीजन है यहाँ पे ताप्ती नदी नहीं बहती है और आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहती है। इसके बारे में यह याद रखिएगा कि यह नदी जो है पश्चिम की ओर गिरती है। ठीक है, यह नदी जो है पश्चिम की ओर गिरती है। पश्चिम में भी कहाँ, तो अरब सागर में, और अरब सागर में भी कहाँ, तो खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ये नदी गिरती है। ठीक है, इसकी टोटल 14 सहायक नदी है। इसकी टोटल 14 सहायक नदी है। सहायक नदी आप समझते हो कि बड़ी नदी होती है और उनमें क्या होता है ना कि साइड साइड से आपकी नदियां जो आकर के मिल जाती है उसे ही कहा जाता है सहायक नदी। तो इसकी 14 सहायक नदी है। देखो यहाँ पे एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। इन 14 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 और 10 में, 14 और 10 में। तो 4 जो नदी है सहायक नदी वो आपके दाहिने साइड से आकर के मिलती है, वो आपके दाहिने साइड से आकर मिलती है। और जो 10 सहायक नदी और है वो आपकी किस साइड से आकर के मिलती है, बाईं साइड से आकर के मिलती है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर बात करें कुछ और नदियों के बारे में जो आपकी पश्चिम, इधर पूर्व नहीं पश्चिम, पश्चिम की ओर आकर के गिरती है, इट मीन्स कि अरब सागर में आकर के गिरती है। तो इसमें आपका नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा। एक अभी ताप्ती देखे, साबरमती हो जाएगा, साबरमती। उसके बाद लूनी हो जाएगा, लूनी। और फिर हो जाएगा आपका पेरियार नदी। तो ये सारी नदियां जो हैं ये किधर की ओर गिरती हैं, तो ये आपके पश्चिम की ओर गिरती हैं। इस चीज को याद रखिएगा। और आपका तापी नदी पे ही उकाई बांध परियोजना है। ठीक है, सवाल करता है कि उकाई बांध परियोजना कहाँ है। उकाई बांध परियोजना तो ये किस नदी पे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका तापी नदी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है। शैव संप्रदाय जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, हमारा सनातन और हिंदू धर्म है। तो आपका ऐसा ही आपका शैव धर्म होता है, वैष्णव धर्म होता है। तो जो आपका वैष्णव धर्म था ना ये आपका गुप्त साम्राज्य में बहुत ज्यादा फला फूला था। शैव धर्म जो था ये सातवाहन साम्राज्य में बहुत फला फूला था। वैसे शैव धर्म ना गुप्त वंश के समय, मतलब आप कह सकते हो ना कि गुप्त वंश या फिर गुप्त काल एक ऐसा टाइम था जहाँ पे शैव धर्म और वैष्णव धर्म बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ था। तो शैव धर्म के बारे में आए तो पहला तो फैक्ट यही निकल सकता है कि शैव धर्म जो है, शैव संप्रदाय जो है ये शंकर भगवान से, शिव जी से जुड़ा हुआ है। इसके टोटल 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, एक हो जाएगा आपका पाशुपत संप्रदाय, फिर हो जाएगा आपका लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, फिर एक हो जाएगा आपका कापालिक संप्रदाय और एक हो जाएगा आपका कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय। ठीक ना, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। पंचरात्र बोल रहा है, कपालिक बोल रहा है, वीरशैव बोल रहा है और आपका पशुपत बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे पाशुपत पहले तो आ जाओ। ये जो संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, इसके संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इसका संस्थापक कहा जाता है लकुलिस को कहा जाता है। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है, जंगम। ठीक है, ये संप्रदाय को ही जंगम कहा जाता है। जबकि इसमें लकुलिस कौन है, तो ये है पाशुपत के संस्थापक। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप ये चारों चीज याद रखो कि ये चारों जो आपका संप्रदाय है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका किससे, शैव संप्रदाय से संबंधित है। अब देखिएगा ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन इसमें से शैव संप्रदाय से रिलेटेड नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग अगर ऑप्शन पे गौर करें तो देखिएगा ये पशुपत तो हो गया, अभी कपालिक भी हम लोग देख लिए। वीरशैव जो है ना, लिंगायत को ही आपका वीरशैव भी कहा जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचरात्र। पंचरात्र संप्रदाय जो है ये आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे रिलेटेड है, विष्णु भगवान वैष्णव धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त,
स्मारकों से संबंधित है। इसका देखो अभी इसमें कोई जीके नहीं लग रहा है, इसमें आपका दिमाग लगाना है और इसका आंसर यूं ही निकल जाएगा। सवाल क्या बोल रहा है कि बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारक से संबंधित है, तो नाम से पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, महापाषाण काल। जब आप इतिहास को पढ़ना शुरू करते हो ना तो पहला चैप्टर ही आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टोन एज को पढ़ते हैं, पाषाण काल को पढ़ते हैं। और पाषाण काल में हमें 3 तरह का पाषाण काल मिलता है। एक मिलता है आपका पूरा पाषाण काल, जिसमें पूरी तरीके से जो मनुष्य का जीवन था वो आपका पूरा मतलब टोटल, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय, मतलब पूरी तरीके से पत्थर पे बसा हुआ वो समय चल रहा था। दूसरे टाइम पे आता है मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ था कि पाषाण मतलब पत्थर का साइज जो है ये आपका छोटा होते जा रहा था और लोग जो है दूसरे दूसरे तरह का चीज भी यूज कर रहे थे, और पत्थर जो था अब उसको काट कर, अब उसको छोटा करके मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको यूज किया जा रहा था। और जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये हम लोग हिस्ट्री में इस तरीके से लगातार पढ़ते हैं। और जो चौथा टाइम आता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि मनुष्य सर्वप्रथम सारे कामों के लिए धातु में मतलब किस चीज का यूज कर रहा था, पत्थर का यूज कर रहा था। पहली बार किस धातु का यूज किया था, तो धातु में कौन सा धातु आ जाएगा, ताम्र। ताम्र मतलब तांबा, ठीक है। इस समय तांबा के साथ पाषाण का भी यूज हो रहा था, इसलिए इसको कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। अगर आपसे सवाल करता है कि मनुष्य सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया, तांबा का। दूसरे नंबर पे कौन से धातु का यूज किया, कांसा का। और ठीक है, और इसी कांस्य युग को ही क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में आते हैं 1817 का पाइका विद्रोह। पाइका मतलब होता है पैदल सैनिक, पैदल सैनिक, पैदल सैनिक। 1817 में पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। सबसे पहले तो आ जाओ कि पाइका विद्रोह कब हुआ था, 1817 में। कहाँ हुआ था, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। किसके विरोध में हुआ था, तो अंग्रेजों के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नेतृत्व कर रहे थे, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा बक्सी जगबंधु विद्याधर, ठीक है, बक्सी जगबंधु विद्याधर। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपसे यहाँ पे कुछ किला का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा किला गलत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाइएगा। सबसे पहले तो रायगढ़ का किला, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, सही है। जूनागढ़ का किला, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। मेहरगढ़ का किला, ये राजस्थान में है, सही है। असीरगढ़ का किला, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। असीरगढ़ का जो किला है ये कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे देखो कि हमारा 3 ऑप्शन सही गया। बचा हुआ कौन है, तो जूनागढ़ वाला बचा हुआ है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़े हो तो इसमें हम लोग को पढ़ना है जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पे असीरगढ़ आया ना, तो हम लोग कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। असीरगढ़, असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1601 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। असीरगढ़ का जो है आपका ये युद्ध हुआ था, और कब हुआ था, 1601 ईस्वी में हुआ था। और कौन लड़ा था, तो अकबर के द्वारा। देखो सबसे ज्यादा ना असीरगढ़ का जो युद्ध है वो याद इसलिए रखा जाता है ना, क्योंकि अकबर के जीवन का ये आपका अंतिम विजित युद्ध था। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में अकबर की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के बाद अकबर कोई युद्ध नहीं लड़ा था। 1601 में यह अकबर का अंतिम युद्ध था और इसको जीत लिया था। असीरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है, तो ये आपका एमपी वाले रीजन में पड़ता है। और यहाँ जीतने के बाद इन लोग को बहुत सारा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो धन प्राप्त हुआ था, है ना। यहाँ से बहुत ज्यादा इन लोग को धन प्राप्त हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। और ये आपका अकबर का अंतिम विजय अभियान के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बात हो रहा है यहाँ पे उस शासक के बारे में जो किस वंश का है, तो वो है आपका खिलजी वंश का, ठीक है। किस वंश का है, खिलजी वंश का। कब से कब तक शासन किया, तो 1296 से लेकर के, ठीक है। ये जो आपका है खिलजी वंश का शासक है, और ये कब से कब तक शासन किया था, तो देखिएगा 1296, सही है। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया था। नाम क्या है इसका, तो नाम है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये जो था अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये जलालुद्दीन खिलजी का कौन कौन से रिलेशन में लगता था, तो ये आपका भतीजा भी था और भी एक रिलेशन में था, तो ये क्या था, दामाद भी था, ठीक है। ये मुस्लिम धर्म में होता है ना ऐसा, तो इसी वजह से ये आपका भतीजा भी था और इसका क्या था, दामाद भी था।
और देखिएगा इसके बारे में, इसने बहुत सारे नए नियम और कानून लाए थे अपने दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। अच्छा, आप सवाल कर सकते हो कि जलालुद्दीन खिलजी कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ना, ये आपका खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। ये आपका खिलजी वंश का संस्थापक था, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसके तहत क्या किया था, सभी चीज का जो ये दाम है प्रॉपर तय कर दिया था कि जैसे आप देखते हैं ना आज के टाइम में कि आप कुछ भी सामान खरीदने गए, अगर साबुन 10 रुपया का है तो किसी एक दुकान में अगर उसका दाम 10 रुपया है तो दूसरे दुकान में भी 10 रुपया ही रहेगा, तीसरे दुकान में भी 10 रुपया होगा। तो ये क्या किया था, जो आप ये इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट देखते हो ना, ये पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। लेकिन वो क्या किया था, अभी के समय क्या होता है कि डिमांड और उत्पादन के अकॉर्डिंग दाम जो है घटता बढ़ता है, लेकिन ये तय कर दिया था कि इस चीज का दाम अगर 5 रुपया है तो ये 5 रुपया ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। दूसरा देखो और क्या किया था, इसने सैनिक रखना इसी ने शुरू किया था। मतलब पहले के जो शासक हुआ करते थे ना, वो खुद का सैनिक नहीं रखते थे। जब उनको युद्ध करना होता था तो वो सैनिक को बुलाते थे, सैनिक को अपने पास, मतलब सबका अलग अलग ग्रुप होता था, उसको जोड़ के सैनिक बना लेते थे। ये क्या था, ये पहली बार आपका अस्थाई सेना रखना शुरू किया, अस्थाई सेना। इसने हुलिया लिखना शुरू किया, हुलिया लिखने की प्रथा। हुलिया लिखने की प्रथा क्या होता है, तो आप देखते हो ना, आप क्लास में आते हो तो आपका आईडी चेक होता है। आईडी क्यों चेक होता है, आपका हुलिया देखने के लिए कि जिस आदमी का एडमिशन हुआ था वही आदमी आया है या फिर उसके जगह पे कोई और आ गया है। तो हुलिया लिखने का प्रथा किसके लिए, सैनिकों के लिए किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। साथ में क्या किया था, घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा। ये क्या था, तो क्या होता था ना कि सैनिकों को जब घोड़ा दिया जाता था उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके काम के लिए, तो सैनिक क्या करते थे, घोड़ा जाकर के अरब कंट्रियों में बेच दिया करते थे। इसलिए घोड़ा दागने का प्रथा दिया गया ताकि पता चले घोड़ा के चिन्ह से, पहचान से कि ये घोड़ा किसका है, किस सल्तनत का है, किस शासक का है। ये सारा काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो खिलजी वंश का शासक था। नेक्स्ट में आते हैं 1893 में गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। देखो, भारत में राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए 1893 में गणपति उत्सव, तो हो जाएगा 1893 में गणपति उत्सव, गणपति उत्सव। और आपका 1895 में शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव ये शुरू किया गया किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस लिए शुरू किया गया, तो शुरू करने का रीजन था राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाना, राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाना, ठीक ना। आप देखते हैं ना आज के टाइम में, देखो रामनवमी मनाया जाता है तो लोग भगवा ड्रेस पहन रहे हैं, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि एक राष्ट्रभक्ति का भावना जागता है। तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू करने का एकमात्र मोटिव यही था, राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाना, ठीक ना। वैसे आप और देख सकते हो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, इन्होंने बहुत सारी पत्रिका, बहुत सारे पुस्तकें लिखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका गीता रहस्य, गीता रहस्य ये इनकी पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक और बुक है आर्कटिक होम ऑफ द वेदा, ठीक है। एक इनका एक और बुक आता है द आर्कटिक होम ऑफ वेद, ठीक है। इसी को वेदा कहा जाता है, द आर्कटिक होम ऑफ वेद। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत में आपके आर्य आए थे तो ऐसे बसे थे, उसी से रिलेटेड है। और देखिएगा इन्होंने केसरी और मराठा नामक एक पत्रिका भी निकाली थी, जो आपका एक तरह का साप्ताहिक पत्रिका था। केसरी जो हुआ करता था ये किस लैंग्वेज में होता था, तो केसरी जो हुआ करता था ना, ये आपका केसरी देखिएगा ये आपका मराठी लैंग्वेज में हुआ करता था, ठीक है। और मराठा जो है ये आपका अंग्रेजी लैंग्वेज में हुआ करता था। तो ये सारे चीज याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, लाल बाल और पाल, तो लाल बाल पाल ये तीनों को इकट्ठे कहा जाता था, लाल बाल पाल, मतलब 3 लोगों की तिगड़ी के नाम से इनको जाना जाता था। एक चीज और, चूंकि बाल गंगाधर तिलक ना गणपति उत्सव शुरू करवाए, शिवाजी उत्सव शुरू करवाए, उसमें लोग ना तलवार भाला लेकर के निकलते थे और लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे अंग्रेजों के सामने। तो अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को एक उपनाम दिया था
कहा था कि भारत में अशांति के जनक कौन है, तो ये है बाल गंगाधर तिलक। आप बताइएगा कि कौन से अंग्रेज ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ठीक ना। नेक्स्ट में आते हैं, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन आया है ये 9 डिग्री चैनल। सबसे पहले तो ये जो डिग्री है, ये चैनल है, ये है क्या, तो ये है एक प्रकार का अक्षांश रेखा। हम लोग जब ग्लोब को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आपका इस टाइप का बहुत सारा क्या है, लाइन है। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं, देखो ये जो खड़ी लाइन है इसको देशांतर कहा जाता है, और जो इस टाइप का लेटा हुआ लाइन है ना, इसको अक्षांश कहा जाता है। तो जब आप भारत का मैप को देखते हो, मान लो कि ये अपना भारत का मैप है, तो यहाँ पे ना हमारे पास एक आइलैंड भी है, एक द्वीप भी है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से बहुत सारे द्वीपों का समूह है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लक्षद्वीप, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप कहा जाता है। इसमें कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। ये किस साइड में बसा हुआ है, तो ये आपका अरब सागर में बसा हुआ है, ठीक है। जो आपका लक्षद्वीप है ये किस साइड में बसा हुआ है, ये आपका अरब सागर में बसा हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, कवारती हो जाएगी। लक्षद्वीप भारत का क्या है, तो लक्षद्वीप भारत का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो लक्षद्वीप में आइएगा ना, ये किस प्रकार का द्वीप है, तो ये आपका कोरल द्वीप है, ये आपका कोरल द्वीप है। कोरल क्या होता है ना, तो एक प्रकार का जीव हुआ करता है। जब ये मर जाते हैं ना, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके शरीर के खोखले भाग से आपका कोरल का निर्माण होता है, और इसी से क्या होता है, तो आपका द्वीप का निर्माण हो जाता है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे आपका कौन कौन सा द्वीप आता है, तो मेनली यहाँ पे ना देखो इस टाइप का समूह बटा हुआ है, ठीक है। लक्षद्वीप में जो है ना आपका इस टाइप का बहुत सारा द्वीपों का समूह बना हुआ है, लगभग आपका 36 द्वीप का समूह है, ठीक ना। चलो इसको अच्छे से समझना आप यहाँ पे। तो ये हो गया अपना लक्षद्वीप, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो हम लोग डॉट देख रहे हैं ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। और यहाँ पर एक और द्वीपीय देश है, ठीक है। यहाँ पर एक और द्वीपीय देश है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है देखिएगा मालदीव। इसका क्या नाम है, मालदीव, इसका नाम है मालदीव। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया मालदीव। अब जो हमारा लक्षद्वीप भी है ना, ये भी अलग अलग भाग में बटा हुआ है। कैसे अलग अलग भाग में बटा हुआ है, तो इसको कहा जाता है, देखिएगा लक्षद्वीप भी जो है आपका अलग अलग भाग में बटा हुआ है। जो आपका सबसे ऊपर वाला जो उत्तरी द्वीप है, इसे कहा जाता है अमीनी द्वीप, ठीक है। इसे कहा जाता है लक्का द्वीप, लक्का द्वीप, और इसे कहा जाता है मिनी कोई द्वीप। देखो आप समझो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मिनी कोई द्वीप, तो लक्षद्वीप का जब आप डिवीजन करते हो तो इस टाइप का डिवीजन होता है, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और आपका मिनी कोई द्वीप। अब यहाँ पे देखो बहुत तरीके का सवाल बनता है। जैसे अपना सवाल क्या था, चलो पहले सवाल को देखते हैं एक बार। अपना सवाल क्या बोल रहा था यहाँ पे कि 9 डिग्री चैनल का संबंध जो है यह किससे है। तो पहले तो इसका आंसर लगा लो, 9 डिग्री चैनल का जो संबंध है ये लक्षद्वीप से है। अब हम लोग जो इस द्वीप के बारे में देख रहे थे इसको ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे ये हो गया हमारा लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में देखो 36 द्वीप है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से देख रहे हैं। सवाल कर रहा है आपसे, सवाल 9 डिग्री चैनल करेगा, 8 डिग्री चैनल करेगा। तो जब आप यहाँ पे आते हो ना, यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पर आते हो सबसे पहले तो याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है ये भारत का हिस्सा है, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे कि मिनी कोई द्वीप और मालदीव के बीच अगर आपसे पूछता है कि इन दोनों द्वीप को सेपरेट कौन कर रहा है, ये कौन सेपरेट कर रहा होता है, तो ये करता है आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन सा चैनल, तो 8 डिग्री चैनल, ठीक ना। वहीं पे आपसे सवाल करेगा कि लक्का द्वीप और मिनी कोई द्वीप या फिर आपका अमीनी द्वीप को मिनी कोई द्वीप से कौन सेपरेट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ से देखो कितने तरीके से सवाल बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत और मालदीव को कौन सेपरेट कर रहा है, तो ये कौन सा चैनल हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल। जैसे जैसे आप नीचे आते जाइएगा चैनल का संख्या क्या होता है, घटते जाता है। और यहाँ पे जब आप आ जाओगे ना, तो ये हो गया भूमध्य रेखा, और इसको हम लोग 0 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे चैनल का संख्या क्या होतेगा, बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर तो हो गया था लक्षद्वीप वाला। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग और डिटेल से देख लिए। अगर आपसे पूछता है लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कवारती, ठीक है। क्या हो जाएगा, कवारती। यहाँ पे प्रशासक काम करता है, जैसे सब जगह आपको उपराज्य मिलेगा, यहाँ प्रशासक मिलेगा। और प्रशासक कौन है अभी, तो ये है आपके प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। ये कौन है, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, ठीक ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक बैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन समझो, आपसे क्या पूछ रहा है कि
टेनिस जो खेल होता है, तो टेनिस में जो 4 बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, उसको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे कि टेनिस का जो खेल होता है ना, तो आप देखते हो क्रिकेट में आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 चल रहा है, ओडीआई चलता है, तो वैसे ही आपका टेनिस में क्या होता है ना कि टेनिस का जो 4 बड़ा टूर्नामेंट होता है उसको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चारों ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो चलो पहले डिटेल से देख लेते हैं, फिर हम लोग आंसर लगाएंगे। तो जो आपका टेनिस का 4 बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, और ये चारों याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाता है। फ्रेंच ओपन, उसके बाद हो जाएगा आपका विंबलडन, विंबलडन ओपन, ओपन, और फिर एक हो जाएगा आपका यूएस ओपन, यूएस ओपन मतलब आपका अमेरिका वाला यूएस ओपन। तो ये 4 मेनली जो मेजर टूर्नामेंट होते हैं, ये किसके होते हैं? तो ये होते हैं टेबल टेनिस के। सवाल आपसे बनता है कि ये सब जो खेल होता है ये किस पार्ट पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना, ये आपका हार्ड कोर्ट पर होता है। इसका जो खेलने वाला जो रीजन होता है ना, वो हार्ड कोर्ट पे होता है। दूसरा वाला जो फ्रेंच ओपन होता है, ये आपका क्ले पे खेला जाता है। क्ले समझते हो ना, मिट्टी। ठीक है, ये आपका क्ले पे खेला जाता है, ये आपका गीला एरिया पे खेला जाता है। उसके बाद फिर जाइएगा विंबलडन, तो विंबलडन जो होता है ये आपका ग्रास वाले एरिया पे खेला जाता है, मतलब घास वाले एरिया पर। और यूएस ओपन में जब आप आते हो तो सेम हो जाएगा, ये आपका कहाँ पे होता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको इतना याद ही रखना है। ठीक है, इसका एक आप ट्रिक देख सकते हो, जैसे देखिएगा अफवाह। ठीक है, बहुत जगह आप देखोगे ना, वैसे ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं बन रहा है ट्रिक, चलो आप ऐसा ही याद कर लेना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, और फिर हो जाएगा आपका यूएस ओपन। इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ लियो, ऑप्शन यूं ही आ जाएगा, आंसर आपका खुद ही आ जाएगा। देख लेना यहाँ पे। देखो सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड होगा, ठीक है, यहाँ पे बैंड नहीं होगा, एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। तो अभी हम लोग देखे थे, यूएस ओपन था, फ्रेंच ओपन था, विंबलडन था, दक्षिण अफ्रीका ओपन नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और अगर इसके बारे में देखें, दक्षिण अफ्रीका ओपन ये क्या है? तो ये आपका गोल्फ का टूर्नामेंट होता है। ठीक है, ये आपका गोल्फ का टूर्नामेंट होता है। एक अच्छा फैक्ट हम लोग यहाँ से सीख लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत, मतलब वहां के रूल्स के अकॉर्डिंग, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो, सदन के नेता का अर्थ है, क्या ही बोला क्वेश्चन, सुनते हैं फिर से। देखिएगा, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत है, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। देखो क्वेश्चन में थोड़ा इधर हो गया। नॉर्मली आपसे क्या पूछा है कि लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो कौन होता है। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है। हमेशा हमेशा कौन होगा? वो होगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री। बट अगर कुछ इश्यू आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को सदन का नेता बना सकता है। ये राइट किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन कैजुअली हर हमेशा जो है सदन का नेता कौन होता है? वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है ना, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा, भारत की पन बिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सबसे पहले आ जाओ कि पन बिजली परियोजना सही है ना, पूछ रहा है। हाँ चलो सही है, पूछ रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा, पन बिजली परियोजना क्या होता है? इसका अर्थ होता है जल से विद्युत का निर्माण करना, वही क्या कहलाता है? पन बिजली विद्युत परियोजना। बहुत सारे राज्यों में है, और इससे भी आपका बिजली का क्या होता है? उत्पादन होता है। सवाल आपसे किया है कि कौन सा सही है। चलो हम लोग ऑप्शन देखते जाते हैं, आंसर मिलते जाएगा। सबसे पहले आएगा शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम परियोजना है, ये केरला में नहीं है, ये कहाँ है? ये है आपका कर्नाटका में। ठीक है, कोसी परियोजना। अब देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिहार से रिलेट करते हो तो कोसी नदी जो है बिहार में बहती है, झारखंड में नहीं बहती है। तो इसका क्या हो जाएगा? झारखंड नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद आते हैं इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है आपका केरला में है, ना कि आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए में? कोटेश्वर परियोजना। ये कहाँ है? ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह।
लेफ्ट। उत्तराखंड का 2 राजधानी है, एक आपका देहरादून जिसको आप जानते हो, एक समर कैपिटल है दैट इज गैरसैंण, ठीक ना। उत्तराखंड के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, बहुत बार हम लोग देखे, आई होप कि आपको याद भी होगा, उत्तराखंड किससे अलग हुआ है, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किससे अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ। लेकिन इस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, इस समय इसका नाम क्या था, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, ये हुआ आपका 2007 में, ठीक ना। ये सब फैक्चुअल चीज याद रखा करिए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आते हैं। प्रसिद्ध केशवानंद बनाम भारतीवाद 1973 निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था। सबसे पहले तो कुछ वर्ड यहाँ पे कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, क्या बोल रहा है, केशवानंद भारतीवाद 1973। देखो क्या था, केशवानंद नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने आपका सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था कुछ चीजों को लेकर के, जो संविधान में उनको लग रहा था कि इसमें बदलाव होना चाहिए। तो केशवानंद भारतीवाद क्या था, देखो सबसे पहले तो जानो कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है अभी, 33+1। 33+1 कहने का अर्थ हुआ कि 33 आपके अदर जज हो गए और एक आपका कौन हो गया, CJI। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी केस आता है ना तो 34 के 34 जज बैठ जाएंगे, नहीं, जजेस का बेंच बैठाया जाता है। और बेंच जो होता है ना, बेंच करने का मतलब ग्रुप, ठीक है। और जो बेंच होता है ना वो आप हमेशा ऑड नंबर में होता है, कभी आप इवन में नहीं देखोगे। क्यों ऑड में होता है, क्योंकि अगर इवन में रख दिया जाएगा ना तो हो सकता है कि फैसला टाई कर जाए। मान लो अगर 4 जज है तो 2 सही बोल रहा है 2 गलत बोल रहा है तो फैसला आ नहीं पाएगा, तो हमेशा ऑड में आता है। तो एक अच्छा लेवल का सवाल बन सकता है कि आपका अभी तक ऐसा कौन सा केस था जिसमें सबसे ज्यादा लंबा या सबसे ज्यादा बड़ा जजों का बेंच बैठा था, तो वो आपका केशवानंद भारती केस था। इसमें कितने जज बैठे थे, तो इसमें एक साथ 13 जज बैठे थे और अभी तक इसके अलावा किसी भी केस में 13 जज से ज्यादा जजेस का बेंच नहीं बैठा है। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा आपसे सवाल कर रहा है कि केशवानंद भारती केस जो था मेनली किससे संबंधित था, तो पहले तो ये था कि इसमें ये कहा गया था कि कोई भी सरकार आएगा जाएगा, संविधान के मूल ढांचे में कभी भी वो बदलाव नहीं कर सकता है। संविधान के मूल ढांचे में, जैसे अभी आप देखे थे लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था तो पूरा जमजम किनारा चल रहा था, 400 पार, क्यों, तो संविधान चेंज करना है, कभी नहीं आप कर सकते हो। संविधान में कुछ नया आप जोड़ सकते हो, कुछ पुराना आप घटा सकते हो जो अभी के परंपरा के अकॉर्डिंग गलत है, बट आप चेंज नहीं कर सकते हो। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया। यहाँ पे आएगा ऑप्शन, देखते हैं हम लोग कि इसमें से कौन केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कहीं भी ऐसा चर्चा नहीं किया गया था यहाँ पर, तो ये तो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट में आइएगा, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उन्मूलन ऐसा भी कुछ बात नहीं किया गया था। मेनली 2 चीज पे बात किया गया था, एक प्रस्तावना पे, एक संविधान के मूल ढांचा, संविधान क्या है, क्या कहना चाहता है, उसके बारे में कहा गया था। एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो ऑप्शन में भी नहीं देना चाहिए था। आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व जो है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या कहना चाहता है, ये सारा कहाँ बताया गया था, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था। इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करें प्रस्तावना के बारे में, तो हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया, ये USA से लिया गया। प्रस्तावना का भाषा कैसा होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जी हाँ, एक बार हुआ है, और कब हुआ था, तो 1976 इंदिरा गांधी जी के समय 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, ठीक ना। चलो आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत मतलब क्या होता है ना कि उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो जरूरी था उस अनुच्छेद को उसी समय इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बाकी को रखा गया कि बाद में फिर इसको और भी आगे जाकर के डाला जाएगा। तो यही बोल रहा है कि जब आपका संविधान अधिनियमित हुआ था उस समय कितने प्रस्तावना थी, तो भाई प्रस्तावना तब भी एक था, अभी भी एक है। अनुच्छेद के बारे में पूछा है तो अनुच्छेद उस समय 395 था, लेकिन लागू उस समय नहीं हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कौन कौन लागू हुआ था, तो 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे नागरिकता से रिलेटेड है और ये उसी समय लागू हो गए थे। जैसे आप याद रखना 60 नंबर का अनुच्छेद लागू हो गया था, 324 से लागू हो गया था, ठीक ना, 369 था, 70 था, 88 था। मेनली आपका इंपॉर्टेंट है नागरिकता वाला, ये आप याद रखना, ये सब आपका क्या हो गया था, उसी समय से आपका लागू हो गया था, ठीक ना। अब पूछ रहा है कि अनुसूची कितनी थी,
अनुसूची कितनी थी? बहुत बार बताया हुआ है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था, समय पड़ने पर संशोधन कर करके 4 और डाला गया, और अब कितने हो गए हैं? तो अब हो गए हैं 12, जबकि मूल संविधान में कितना था? ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूची था। ठीक है, चलो आगे आते हैं। लाइफ ऑफ पाई, ठीक है, लाइफ ऑफ पाई जो है, ये जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया? और लाइफ ऑफ पाई जब एक मूवी भी आया था, ठीक है, इसी मूवी के बाद ना दिल्ली में एक बहुत गंदा वाला इंसिडेंट हुआ था, ये मूवी के बाद ही हुआ था, ये मूवी जिस समय रिलीज हुआ था, तो बहुत ज्यादा चर्चा में ये मूवी आ गया था, इवन एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई के जो लेखक है ये है यान मार्टल। ठीक है, यान मार्टल। कब लिखा गया था ये नॉवेल? तो ये लिखा गया था आपका 2001 में। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? आज के टाइम में इसका नाम चेंज हो गया है। आपसे एक सवाल है, आप ये बताइएगा कि अगर हमारा संसद किसी भी राज्य का नाम, किसी भी शहर का नाम चेंज कर देता है, तो कौन सा आर्टिकल उसको यह अधिकार देता है कि आप ऐसा कर सकते हो? कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ संसद, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो केप केमोरिन का नाम जो है अभी चेंज हो गया है, और इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और ये है कहाँ पर? ये है आपका तमिलनाडु में। इवन आप ये भी कह सकते हो कि भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है, भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है, ये क्या पड़ता है या फिर कौन पड़ता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी ही पड़ जाएगा। और कौन सा राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल यही था ना आपका कि निम्न में से कौन सा स्थान केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी। खजुराहो जो है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका एमपी में पड़ता है। खजुराहो में एक मंदिर है, उसके बारे में बताइएगा। वो आपका चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया है। उस मंदिर का क्या नाम है? शहर के नाम पे ही बसा हुआ है। खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अरब सागर में। कोकन का तट कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गोवा में। ठीक ना, नेक्स्ट में आते हैं। अरीबादा शब्द, अरीबादा शब्द एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये मेनली जो रिलेटेड है ना, ये आपका कछुआ से संबंधित है। ठीक है, ओलिव रिडले जो कछुआ है इसी से रिलेटेड है अरीबादा शब्द। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है वो सुनो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कछुआ के लिए एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है और कौन सा है? तो ये है आपका, कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा में। ठीक ना, उड़ीसा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? भितरकनिका। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है ना, यही आपका किस लिए फेमस है ये? तो ये आपका कछुआ के लिए फेमस है। बात करें उड़ीसा के बारे में, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। ठीक ना, किससे अलग हुआ? तो अपने बिहार से अलग हुआ था। यहाँ के सीएम कौन है अभी? तो यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है रघुवर दास। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस ... को समर्पित है। तो देखो, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे जर्मनी में बिस्मार्क था, वैसे अपने भारत में कौन थे? तो यही थे। इन्हीं का मूर्ति बनाया गया। ठीक है, जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बात हो रहा है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर ये ना होते तो हमारा भारत आज 565 क्षेत्रों में बटा होता। हम लोग पढ़े हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा संविधान बन रहा था, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, उस समय भारत में 565 रियासत हुआ करता था, जिसमें से 539 रियासत जो था वो हमारे भारत में आराम से मिल गया। 23 रियासत ऐसा था जो पाकिस्तान की ओर चला गया, और 3 रियासत ऐसा बच गया जिसको स्वतंत्र रहना था। कौन था? जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था, और आपका जूनागढ़ था। बाकी हम लोग संविधान वाले में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनको मिलाया गया था। तो इनमें सबसे ज्यादा जो 90% रोल था ना, वो किसका था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। ठीक है, एक और व्यक्ति का था, वो कौन थे? तो वो थे आपके वीपी मेनन। ठीक है, वीपी मेनन। वैसे उसको यहाँ पे मत जोड़िएगा, इनके बारे में आपको बताया गया कि ये दोनों मिल करके ही भारत को एक मोती में ये जोड़ करके रखे, नहीं तो भारत जो था वो आपका बहुत अलग अलग भाग में बटा था। वैसे इनका नाम वल्लभ भाई पटेल हुआ करता था, तो फिर सरदार कैसे जुड़ गया? सरदार जो था आपका 1928 के बाद, 1928 में क्या हुआ था? तो एक सत्याग्रह हुआ था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बारदोली सत्याग्रह।
बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया, तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। और इसी वजह से बारदोली की जो महिलाएं थी वो उनको एक उपाधि दी, एक उपनाम दी, और कौन सा उपाधि दी थी, तो यही सरदार का। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, और किनकी जयंती पे मनाया जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे मनाया जाता है। और इसी चीज को और भी रिकॉग्नाइज करने के लिए 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया था, तो जम्मू कश्मीर और यूटी को क्या बना दिया गया, भारत का प्रॉपर क्षेत्र बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। चलो आते हैं आगे क्वेश्चन में। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल, चलो आते हैं राजा खारवेल पे पहले, कि राजा खारवेल कौन था, तो राजा खारवेल उड़ीसा का, ठीक ना, राजा खारवेल जो था उड़ीसा का एक शासक था। कहाँ का शासक था, उड़ीसा का। किस वंश का था, तो चेदी वंश का था, चेदी वंश। इसी को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। और बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो ये जो है आपका चेदी वंश का शासक था, जिसको महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। और आपका सवाल ये बनता है कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो चेदी वंश का जो संस्थापक था ये था आपका महामेघवाहन। मतलब आप समझे कि इसी के नाम पर वंश का भी नाम रख दिया गया था। और इसी का एक शासक कौन था, राजा खारवेल। और बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है, किस वजह से, तो एक अभिलेख की वजह से। और वो कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो किस भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे सवाल करता है भाषा, तो भाषा हो जाएगा प्राकृत, और लिपि हो जाएगा, तो लिपि हो जाएगा आपका ब्राह्मी। ठीक है, लिपि क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा ब्राह्मी। लिपि मतलब क्या होता है, लिपि होता है लिखने का तरीका। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, जैसे हम लिख रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ये क्या हो गया, लिखने का तरीका, यही हो गया आपका लिपि। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिएगा, भारत की संविधान सभा डॉट डॉट में गठित की गई थी। भारत में संविधान सभा, बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सीख सकते हो। संविधान सभा का जो गठन है वो आपका कैबिनेट मिशन प्लान पे किया गया था। कब किया गया था, 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका जुलाई अगस्त में हुआ था। संविधान सभा में टोटल कितने व्यक्ति चुन करके आए थे, 389 व्यक्ति चुन करके आए थे। और देखो 389 का बंटवारा यहाँ पे करते हैं, 389 व्यक्ति संविधान सभा में चुन करके आए थे। कितने कितने आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, तो 292, 4 और 93। हमेशा आप इसी टाइप से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रहेगा। 292 कहाँ से आया था, तो ये आया था आपका ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत कितने हुए करते थे, तो ब्रिटिश प्रांत 11 हुआ करता था, जो आज का राज्य कहा जाता है। 4 कहाँ से आए थे, तो 4 आए थे आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक ना, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितना होता था, 4, और 4 से एक एक आदमी आया तो 4 संख्या यहाँ पे आ गया। 93 कहाँ से आया था, तो 93 आया था आपका देशी रियासत से। और देशी रियासत कितना हुआ करता था, ये हुआ करता था आपका 565, मतलब 565 रियासत से टोटल कितने सदस्य आए, 93। लेकिन आपको पता है जब हमारा संविधान लागू होने वाला था, सबसे लास्ट जो बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, उस दिन मात्र 284 लोग ही शामिल थे। उस दिन मात्र 200 कितने लोग शामिल थे, 284। एक डेटा और याद रखना यहाँ पे, 299 का। ये डेटा कहाँ से आया, तो जब संविधान सभा का चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। और आपको पता होना चाहिए कि अगले ही साल हमारा देश आजाद हो गया, और साथ में बंटवारा भी हो गया, और इससे एक और देश बन गया पाकिस्तान। इसी वजह से 389 में से 90 संख्या जो है ये पाकिस्तान की ओर चला गया। और आजाद भारत में संविधान सभा की टोटल कितना संख्या बचा था, 299। ठीक ना, कितना हो जाएगा, 299। यहाँ पे आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मीजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। मीजो क्या है, तो मीजो आपका आदिवासी का एक ट्राइब जो होता है ना, एसटी, तो ये आपका शेड्यूल ट्राइब में आने वाले लोग हैं। और मीजो का ही राज्य क्या कहलाता है, मिजोरम कहलाता है। तो वही पूछ रहा है कि मीजो का नृत्य शैली इसमें से कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा बेहदी, नखलम, लाहो, चेराव और नोंगक्रिम। तो ये हो जाएगा आपका चेराव, ऑप्शन नंबर सी। मीजो का जो आपका नृत्य शैली जो बहुत प्रसिद्ध है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, चेराव। अब यहाँ पे आया है मिजोरम का बात, तो चलो थोड़ा सा देख लो इसके बारे में। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। आइजोल। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे लाल दुह्मा, लाल दुह्मा। और गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएंगे हरि बाबू,
हरिबाबू कंभमपति, हरिबाबू कंभमपति, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा इसके बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, डॉट डॉट का संबंध फुटबॉल से है। डॉट डॉट का संबंध फुटबॉल से, फुटबॉल जो खेल है इसका जो उत्पत्ति, इसका जो शुरुआत हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इसका शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इंग्लैंड में, भारत में भी बहुत फेमस है। सवाल कर रहा है कि इसमें से कौन जो है ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। तो देखो कुछ कुछ चीज का याद रखो, जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, संतोष ट्रॉफी, ठीक है। मर्डेका कप हो गया, मर्डेका कप, रोबर्ट्स कप, ये सारे किससे रिलेटेड है, ये सारे आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों के बारे में आप बताइएगा कि वो सारा आपका किससे जुड़ा हुआ, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बहुत बार आपको बताया गया है। नेक्स्ट में आइएगा 1928, नेक्स्ट में आइएगा देखिएगा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, शॉर्ट में इसको बहुत जगह HSRA लिखा हुआ मिलेगा आपको। HSRA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी, देखो यहाँ पे आपसे पूछा कि कहाँ पर स्थापना किया गया था, ये सवाल तो आपके लिए छोड़ देंगे, इसके बारे में जो फैक्चुअल चीज है ये हम आपको बता रहे हैं। इसका स्थापना किया गया था भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। इसका जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये इसकी स्थापना जो की गई थी भगत सिंह के द्वारा की गई थी। और आपको पता है इससे पहले HSRA बनने से पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी करके संगठन हुआ करता था, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। लेकिन जब भगत सिंह इसके अंदर में आए, जब भगत सिंह इसके प्रभाव में आए, तो इसका नाम चेंज कर दिए और इसमें सोशलिस्ट ऐड किए, रिपब्लिकन ऐड किए और एसोसिएशन ऐड किए, साथ में क्या बन गया, HSRA। इनका काम क्या था, तो युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा को बढ़ाना और देश को आजाद करने में अपना योगदान देना, ठीक ना। इसके बारे में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, चलिए आपका 25 नंबर पे क्वेश्चन नहीं है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे सेशन के साथ।